सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लक्ष्मीकांत पॉलिटी। कौन सी पॉलिटी पढ़ेंगे? तो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। अब लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में जो मैंने आपको पॉलिटी पढ़ा दी है, एक दो क्लासेस, जो एक क्लास या फिर दो क्लास, ये थर्ड क्लास है। तो आप ये क्लास देखने से पहले, अगर आप इस क्लास को देखना है तो ये क्लास देखने से पहले उन दो क्लासों को जरूर देख लेना, ठीक है? तभी समझ में आएगा आप लोग को। इस क्लास को देखने से पहले आप लोग इस क्लास को जैसे आप लोग देखना है तो इस क्लास को बंद करके उन दो क्लासों को जरूर देख लेना जो बेसिक से है, ठीक है? तभी आप लोग को ये क्लास समझ में आएगी। और वो जो मैंने पहली क्लास पढ़ाई हुई है वो बिल्कुल बेसिक से थी। पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट, और या फिर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आई थी, कैसे उसको व्यापारिक अधिकार प्राप्त थे, उसके बाद दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुए, कब भारत पर पूरी तरह से ब्रिटिश का कब्जा हो गया, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग आज की क्लास में कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो सुधार करने थे, जैसे कोई नियम बनाया, उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ इसमें ये कमियां रह गई, ठीक है? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसका नाम ही क्या था? अमेंडिंग एक्ट। किस पर अमेंड करने वाला है, यानी कि किस पर नया इम्प्रूव कुछ करने वाला या फिर उसको सुधारने वाला? तो रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने वाला। कौन सा? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखी हुई है, इसको मैं बाद में आप लोग को समझा दूंगी। पहले इसके बारे में आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या अमेंड किया गया, यानी कि क्या क्या नियम नए लागू किए गए, और उसको उस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कमियों को कैसे दूर किया गया, और उसका नाम क्या किया गया जब दूर हो गई कमियां? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो अमेंडिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1781 क्या था? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है? तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्या था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट पर, रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट पर, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। क्यों लाया गया था? सबसे पहला अंतर क्या था इसमें? इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण क्यों था ये? क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, और उन कमियों को दूर करने के लिए, उनको इम्प्रूव यानी कि उन कमियों का सुधार करने के लिए क्या लाया गया था? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की किसको कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया? कि कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए यानी कि उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या लाया गया था? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से? वन लाइनर, वन डे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्यों लाया गया था? यानी कि 1773 का अमेंडिंग एक्ट, 1781 का अमेंडिंग एक्ट क्यों लाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है? उसके बाद और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अमेंडिंग एक्ट कब लाया गया था? तो 1781 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? तो 1773 में। और रेगुलेटिंग एक्ट की क्या क्या फीचर्स थे, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उधर से आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आज मुझे बताना है कि अमेंडिंग एक्ट की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ अमेंडिंग एक्ट। किसके फीचर्स बताने हैं? अमेंडिंग एक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट की विशेषताएं बतानी है, यानी कि अमेंडिंग एक्ट में क्या क्या हुआ था। तो अमेंडिंग एक्ट में क्या क्या हुआ था इसको हम लोग पढ़ेंगे। अमेंडिंग एक्ट
किसमें, तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में क्या क्या कमियां दूर की गई। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में क्या क्या नए नियम लागू किए गए। तो पहला नियम क्या था, पहला नियम ये था कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के तहत क्या किया गया कि गवर्नर जनरल, किसको, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल, यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी संसद को किससे बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। किसको किसको, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को। इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसकी ज्यूरिसडिक्शन से, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से इसको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया था। किसको, तो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को, गवर्नर जनरल और उसकी क्या, काउंसिल को। गवर्नर जनरल, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी संसद को क्या कर दिया गया, किससे बाहर कर दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया। किससे बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किससे बाहर कर दिया गया था, तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया। किसको, तो गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल यानी कि संसद को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब ये जो मैंने आपको बात समझाई है वही बात यहाँ पर पहले उसमें लिखी हुई है, इसको आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद आगे समझाऊंगी और आगे का पढ़ के बता दूंगी। ठीक है, तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, अमेंडिंग अधिनियम कब, 1781 का अमेंडिंग अधिनियम, सुधार अधिनियम यानी कि लाया गया। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की विशेषताएं वर एज फॉलो, ये जो लिखी हुई है वो निम्नलिखित है। ठीक है, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो, ये जो विशेषताएं लिखी हुई है ये निम्नलिखित विशेषताएं है किसकी, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 की। उसके बाद क्या है, जो पहली चीज मैंने बताई, इट एग्जेम्प्टेड, इसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द, किससे बाहर कर दिया गया, किसको, तो इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल, गवर्नर जनरल और संसद को क्या किया गया, फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया, अधिकार क्षेत्र से, तो सुप्रीम कोर्ट के, और फ्रॉम द एक्ट्स कैरीड बाय देम in their official capacity, and similarly it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for the official actions। और इसके द्वारा क्या किया गया था कि it also exempted, और इसके द्वारा क्या बाहर कर दिया गया, it also exempted, और कोई भी चीज थी जो इसने सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया। किसको, तो वो था सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी में सर्वेंट्स यानी मजदूर काम कर रहे थे उनको भी किससे बाहर कर दिया गया, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या था, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसको मैं समझाती हूँ ये क्या है। एंड सेकेंड क्या था, सेकेंड नंबर क्या था जो कि बाहर कर दिया गया, किससे, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से किसको बाहर कर दिया गया, रेवेन्यू यानी कि राजस्व, एंड द मैटर्स अराइजिंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व वसूली, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व वसूली, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू किसको बाहर कर दिया गया था, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व वसूली की, राजस्व और राजस्व वसूली को भी क्या कर दिया गया, इसके बाहर कर दिया। किसके बाहर, तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। ठीक है, कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई भी
फैसला सॉल्व नहीं करेगा या फिर इसको सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल बाहर रखा जाता है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया कि इसने रेवेन्यू मैटर्स और क्या हुआ अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ क्या आने वाले राजस्व वसूली को भी क्या कर दिया गया, रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूडेड, और इसके साथ साथ किसको बाहर कर दिया गया, तो रेवेन्यू और यानी कि राजस्व और राजस्व वसूली को बाहर कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल द, ये इसमें देखो इसमें क्या है, पहले इसके बारे में बता दूं उसके बाद ये पढ़ के बता दूंगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या किया गया अमेंडिंग एक्ट के तहत, थर्ड नंबर पे ये किया गया कि अमेंडिंग एक्ट जो 1781 था उसमें ये कहा गया किसके तहत, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के तहत कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ज्यूरिडिक्शन यानी उसके अधिकार क्षेत्र को केवल किसके लिए लागू किया जा रहा है, केवल किसके लिए कंटिन्यू रहेगा, सबको बहुत सारी चीजों को बाहर कर दिया, जो जो चीजें बाहर की हुई थी वो मैंने आपको बताया है। अब ये कंटिन्यू किसके लिए बना रहा, किसको नहीं बाहर किया गया, इसके सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से किसको नहीं बाहर किया गया, तो इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, ओवरऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के सभी व्यक्तियों के लिए, इनहैबिटेंट्स यानी कि व्यक्तियों के लिए, तो कलकत्ता के सभी व्यक्तियों के लिए इसको क्या किया गया है, इसको चालू रखा गया है यानी कि कंटिन्यू रखा गया है, इसको इसे बाहर नहीं किया गया, ठीक है। तो इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, कि किसके लिए कंटिन्यू रखा गया है, तो ओवरऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, किसके लिए, ओवरऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के सभी व्यक्तियों के लिए इसको कंटिन्यू रखा गया है यानी कि इनको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर नहीं किया गया। उसके बाद क्या था कि सुप्रीम कोर्ट इट आल्सो रिक्वायर्ड, इससे सुप्रीम कोर्ट को और भी क्या निर्देश दिया गया, तो अगला निर्देश क्या दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले है वो व्यक्तिगत फैसले करेगा, जैसे कोई हिंदू व्यक्ति है तो उसका फैसला हिंदू नियम के तहत सुलझाएगा, और जैसे कोई मुस्लिम है तो उसका मोहम्मदन लॉ के तहत, जैसे इस पे क्या लिखा हुआ है, तो इस पे अब लिखने की क्या जरूरत है, मैंने यहाँ पे लिखा है और समझा भी दिया है, तो अब इसको पढ़ के बता देती हूँ। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट, इसके तहत और भी क्या किया गया, तो निर्देश भी दिया गया है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कोर्ट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स, यानी कि किसी व्यक्तिगत मामले को कैसे सुलझाया जाएगा, दैट इज जो कि हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, यानी कि हिंदुओं को किसके द्वारा तहत सुलझाया जाएगा, तो हिंदू लॉ के तहत, एंड मुस्लिम्स वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ, और मुस्लिमों को किसके तहत, तो मोहम्मदन लॉ यानी कि मुस्लिम लॉ के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से किसे किसे बाहर कर दिया गया, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद काउंसिल को भी, उसके बाद तो सभी कंपनी में जो सर्वेंट्स काम कर रहे थे उनको भी बाहर कर दिया गया। उसके बाद इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स, राजस्व और राजस्व वसूली को भी बाहर कर दिया गया। उसके बाद इट प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स, ये मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ, इसकी पहले डिटेल्स में बताया, ठीक है। इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स, और इसने ऑल्सो क्या प्रोवाइड किया सुप्रीम कोर्ट को कि ये ओवरऑल किसके लिए कंटिन्यू रहेगा, ओवरऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के सभी लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगा, इसको बाहर नहीं किया जा रहा है, कलकत्ता के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दैट इज जैसे कि और क्या कहा गया, द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट, इसके तहत और क्या कोर्ट को निर्देश दिया गया है, टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ, जैसे किसी व्यक्तिगत मामले को सुलझाना है तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा, पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स, दैट इज जैसे कि जो कि जैसे हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, जैसे हिंदू कोई व्यक्ति है तो उसके फैसले को किसके तहत सुलझाया जाएगा, हिंदू लॉ के तहत।
अगर कोई मुस्लिम है एंड मुस्लिम्स वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ, अगर कोई मुस्लिम है तो उसको मोहम्मद लॉ के तहत क्या किया जाएगा, सुलझाया जाएगा। उसके बाद क्या है, इट लेड डाउन दैट अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स। ये देखो इसमें क्या था, इट लेड डाउन, और इसने क्या किया, इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स, यानी कि प्रोविंशियल कोर्ट्स यानी कि जो प्रांतीय कोर्ट्स थे could be taken to the governor general in council and not to the सुप्रीम कोर्ट। जो प्रोविंशियल कोर्ट्स के जो केसेस थे वो कहाँ पर जाएंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या बाहर कर दिया गया, यानी कि जो भी हमारे प्रोविंशियल कोर्ट्स के वाद विवाद जो भी कुछ होगा वो प्रोविंशियल कोर्ट्स के विरुद्ध वाद विवाद जो होगा वो किस में जाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएगा। किस में जाएगा, कुड बी टेकन किसके द्वारा लिया जाएगा, टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको नहीं लिया जाएगा, यानी कि कोई भी प्रांतीय यानी कि राज्य कोर्ट, जैसे आज के जमाने में हाई कोर्ट कर दिया जाता है, तो उसके विरुद्ध अगर कोई भी मामला होगा तो वो किस में जाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। ठीक है, इसने एम्पावर्ड किया, किसको शक्ति दी इसने, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। जो बात यहाँ पर लिखी हुई है वही बात इसको बस घुमा के लिख दिया कि इट एम्पावर्ड, इसने किसको शक्तिशाली किया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को किसके केस सुलझाने के लिए, तो प्रोविंशियल कोर्ट्स के केस सुलझाने के लिए किसको, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को जिम्मेदार बताया, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, उसके बाद क्या था, ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नियम आते रहे फिर इम्पोर्टेंट लॉ कौन सा आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें क्या किया गया था, देखो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में क्या किया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसमें क्या किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में क्या किया गया, पहला बदलाव इसमें क्या किया गया था, यानी पहला नियम कौन सा अधिनियम लागू किया गया था, इसके तहत पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत। तो इस अधिनियम ने क्या किया, कंपनी में जो व्यापारिक कार्य था और यानी कि कॉमर्शियल जो वर्क था, एंड और कौन सा, राजनीतिक जो पॉलिटिकल वर्क था, यानी कि उसके बाद क्या किया, उसके बीच में क्या किया, अंतर किया। ठीक है, किसके बीच को अलग अलग कर दिया, किसको कॉमर्शियल वर्क एंड पॉलिटिकल वर्क, यानी कि जो राजनीतिक कार्य था उसको अलग कर दिया, और जो कॉमर्शियल यानी व्यापारिक कार्य था उसको अलग कर दिया। किसने, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने क्या किया, इसने कॉमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस, कॉमर्शियल फंक्शंस एंड पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शंस एंड कॉमर्शियल फंक्शन, इनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। कौन कौन सा, कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक फंक्शंस, और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक फंक्शंस। जो राजनीतिक थे उनको अलग कर दिया, और राजनीतिक कार्यों के इसके कंपनी के राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया, और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया। जैसे ऐसा था कि पिट्स इंडिया एक्ट में पहला कोई ऐसा वो नहीं था कि कॉमर्शियल जो फंक्शंस होगा वो अलग होगा, यानी कि व्यापारिक वाणिज्य कार्य जो होगा वो अलग होगा और राजनीतिक अलग होगा।
तो पहले जब ऐसा नहीं था, अलग अलग नहीं था, तो एक ही व्यक्ति संभाल रहा होगा, लेकिन अब क्या किया गया, कोई एक ही समूह संभाल रहा होगा कंपनी को। अब जब राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया, तो राजनीतिक कार्यों को संभालने के लिए कोई दूसरा ग्रुप चाहिए, और व्यापारिक कार्यों को, जो व्यापारिक फंक्शंस थे यानी कि कॉमर्शियल फंक्शंस थे, उसको संभालने के लिए, उसको करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई और ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, कॉमर्शियल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए क्या लाया गया, और पॉलिटिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया। क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक संस्था लाई गई, और उसमें कुछ लोगों को रखा गया। वो क्या देखती थी, पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, यानी कि पॉलिटिकल फंक्शन देखती थी किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखती थी, पॉलिटिकल फंक्शंस यानी कि राजनीतिक फंक्शंस कौन देखता था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद कॉमर्शियल फंक्शंस यानी कि व्यापारिक कार्य कौन देखता था इसका, तो व्यापारिक कार्य कौन देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ लोगों को रखा गया और उसको नाम क्या दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखता था। ठीक है, व्यापारिक कार्य किसके अंडर में था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड जो पॉलिटिकल फंक्शंस यानी कि राजनीति थी, वो किसके अंडर में थी, किसकी राजनीति, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की किसके अंडर में थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट डिस्टिंग्विश्ड यानी कि इसने विभिन्नता पैदा कर दी, अंतर पैदा कर दिया। किसने, तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने किसके बीच, बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। किसके बीच, तो पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, और कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक फंक्शनों के बीच क्या कर दिया, इसने अंतर पैदा कर दिया। इट डिस्टिंग्विश्ड यानी कि अंतर पैदा कर दिया। ठीक है, उसके बाद अलग अलग कर दिया। इसके बाद इट इस्टेब्लिश्ड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। जो ये सिस्टम तैयार हुआ, पहले एक ही गवर्नमेंट, मैंने अभी बताया आपको कि पहले एक ही कोई समुदाय यानी एक गवर्नमेंट यानी कि एक सरकार इसको देखती होगी, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन अब इसको दो भागों में कर दिया है, यानी कि जो राजनीतिक कार्य थे वो अलग कोई देखेगा, और जो व्यापारिक कार्य थे यानी कि कॉमर्शियल फंक्शन था उसको कोई अलग देखेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, डबल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको क्या कहा गया, अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। कैसे सिस्टम कहा गया है, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम कहा गया। इट इस्टेब्लिश्ड इसने स्थापित किया, अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। किसने स्थापित किया, तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसी के तहत नियम बनाया गया। तो क्या कहा जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट ने स्थापित किया किसको, अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार। किसमें, तो कंपनी में। कौन सी कंपनी में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब उसके बाद कोर्ट ऑफ कौन सी, दो के बीच में बांट दिया। पहले एक ही गवर्नमेंट थी, अब डबल गवर्नमेंट हो गई। कौन सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कौन से फंक्शन देखती थी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थी वो कॉमर्शियल फंक्शंस को देखती थी, कॉमर्शियल फंक्शंस के लिए जिम्मेदार थी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी वो किसके लिए थी, तो पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए जिम्मेदार कौन थी, पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए जिम्मेदार थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए, यानी कि आप ऐसे ट्रिक्स याद रखना कि पॉलिटिकल यानी कि राजनीति में क्या होता है, पूरी जनता पर कंट्रोल होता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखती थी, राजनीति को। कॉमर्शियल फंक्शंस यानी कि व्यापारिक कार्य कौन देखता था, व्यापारिक कार्य जो था कॉमर्शियल फंक्शंस वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, एक्ट ऑफ 1786। इसके बाद हम लोग ये एक्ट ऑफ 1786 है, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैंने इसमें तो बता दिया आप लोग को कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अभी पिट्स इंडिया एक्ट को केवल पढ़ाया है, इससे ये नहीं बताया तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो ये भी बता देती हूँ कि पिट्स इंडिया एक्ट से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा वनडे एग्जाम में, कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में कब आया, तो 1784 में। कब, 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था अस्तित्व में, यानी कि कब लागू किया गया, 1784 में। और इसने क्या किया पिट्स इंडिया एक्ट ने। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि
कौन से अधिनियम ने कंपनी के पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक फंक्शन के बीच अंतर पैदा कर दिया, यानी कि डबल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी किसने? तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने। ठीक है, आंसर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने। उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है कि डबल गवर्नमेंट किस एक्ट के तहत स्थापित की गई थी? तो किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डबल गवर्नमेंट में कौन कौन से दो फंक्शन थे और वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे? तो कौन कौन से फंक्शन थे? पहला फंक्शन था कॉमर्शियल फंक्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा रहा था, और दूसरा था पॉलिटिकल फंक्शंस। पॉलिटिकल फंक्शंस को किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एक्ट ऑफ 1786, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बस लिख दिया है, बाकी यहाँ पे थ्योरी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं साइड हो जा रही हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको आप यहाँ से इस साइड का नोट्स बना लेना। ठीक है, और जब आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत रिवाइज करनी हो तो आप लोग ये नोट्स रिवाइज करना ना कि आप लोग पूरी बुक लेके बैठ जाना। ठीक है, तभी वो फिर रिवाइज नहीं हो पाता है। लोग क्या करते हैं, पहले बुक पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन, उसके बाद जब रिवाइज करना रहता है फिर से बुक लेके बैठ जाते हैं। नहीं, पहले लाइन बाय लाइन आप लोग रीड कर लो। ठीक है, पढ़ लो लाइन बाय लाइन, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लो उस चैप्टर के। उसके बाद जब आप लोग रिवाइज करने बैठो तो वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। ठीक है, उसी से लाइन बाय लाइन हर चीज कनेक्ट करो। ये नहीं कि आप लोग लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ने बैठ जाओ बुक लेके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।